हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर आफरीन आज़म अंसारी, आपकी बायोलॉजी टीचर, वापस से हाजिर हूँ आपके लिए क्लास 12th का वन शॉट लेकर के। एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट विथ ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, तो स्टार्ट करें। रेडी है मेरे साथ? सारे लोग लेकर के बैठ जाओ अपने पास कॉपी और पेन, और फिर यहाँ पर जो कुछ भी, वैसे तो ये आप सेव भी कर सकते हो, जिसमें आपको पूरा आपको नोट्स के साथ साथ आपको क्वेश्चन आंसर सब कुछ मिल जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, एंड इससे कुछ क्वेश्चंस तो हमेशा ही 5 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है वो आ जाते हैं, 1 मार्क्स 2 मार्क्स इस तरह से, है ना। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। याद रखना है कि लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि वहीं पे तो आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PYQs एंड बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब सबसे पहले यहां पर आ जाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव टर्म हटाते हैं और हेल्थ के बारे में बात करते हैं। तो हेल्थ का डेफिनेशन क्या होता है बच्चा? कोई एक इंसान डिजीज फ्री है तो क्या उसको हेल्दी कहेंगे? नहीं। तो कब कहते हैं उसको हेल्दी? अगर कोई पर्सन फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, बिहेवियरली एंड सोशली वेलबीइंग है तो हम उसको कहते हैं कि वो हेल्दी है। एंड उसी चीजों के साथ साथ, मतलब फिजिकली फिट है, इमोशनली फिट है, बिहेवियरली बहुत सही है, एंड सोशली वेल बीइंग है, एंड साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव भी सही है, उसका रिप्रोडक्शन सिस्टम भी, तो हम कहेंगे कि वो इंसान जो है वो रिप्रोडक्टिवली भी हेल्दी है। तो यही हम पढ़ने वाले हैं। हेल्दी तो पढ़ेंगे ही, हेल्दी में वो रिप्रोडक्शन का क्या रोल है उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रिप्रोडक्टिव इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। तो सबसे पहला, प्रोड्यूस हेल्दी ऑफस्प्रिंग, है ना, पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना, प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, प्रमोट सेफ मदरहुड एंड रिड्यूसेस इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम। ये है इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं कि इसमें जो है, पहले हम लोग जो है ना, वो क्या होता था इंडिया में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इस तरह से हम प्रमोट कर रहे होते थे, जिसमें हम प्रॉब्लम्स की बातें करते थे, स्ट्रैटेजीज की बातें करते थे कि पॉपुलेशन अगर ज्यादा बढ़ गया है ना, अर्ली मैरिज जो है उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा उसके लिए हम क्या करते थे, अवेयरनेस फैलाते थे, जिसमें कि अगर हम बात करें तो इंडिया में फर्स्ट लॉन्च जो है ये हुआ था इन 1951 में, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के नाम पे। ठीक है, कब हुआ था? 1951 में, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के नाम पे, जिसमें बहुत सारे स्लोगन्स भी आए। जैसे पहले आता था क्या, हम दो हमारे दो, इसके बाद उसको और मॉडिफाई किया गया और अभी आया है बच्चा एक ही अच्छा, है ना। सो ये जो सारी चीजें हैं पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर आता था। फिर अब इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ को जो है ना, हमने कहाँ इंक्लूड कर दिया है? RCH में। अब ये RCH जो है ये क्या होता है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। क्या है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, जिसमें हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की सारी चीजों को तो देखते ही हैं, साथ ही साथ फैमिली प्लानिंग के साथ साथ में मैटरनल हेल्थ, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से कैसे प्रिवेंट कर सके, एडोलेसेंट, मदर एंड चाइल्ड का केयर कैसे किया जाता है, इन सारी चीजों को हमें रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, सो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम जो है ना, इसके अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ आ जाएगा, मैटरनल हेल्थ आ जाएगा, चाइल्ड हेल्थ आ जाएगा, एंड फैमिली प्लानिंग तो पहले से था ही। सो ऑब्जेक्टिव तो ये हो गए हमारे पास। साथ ही साथ अब इसमें जो है क्या हम लोग बात करेंगे, तो हम लोग इसके अंदर जो है वो क्या क्या करते हैं? सो अवेयरनेस फैलाते हैं अबाउट द रिप्रोडक्शन डिसऑर्डर एंड उसके क्या क्या प्रोसीजर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब ये अवेयरनेस हम कैसे फैला सकते हैं भाई? सो टीवी में, न्यूज़पेपर में, सो ऑडियो, विजुअल, सोशल मीडिया, इन सारी चीज़ों के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? अवेयरनेस फैला सकते हैं। साथ ही साथ हम और क्या कर सकते हैं? हम हेल्प ले सकते हैं अपने घर के लोगों से, अपने बड़ों से, अपने पेरेंट्स से, है ना, वो अपने टीचर्स, हाँ बिल्कुल मुझसे, है ना, टीचर्स, एंड इसके साथ साथ क्या, हमारे रिलेटिव्स एंड ऑल, इन सारी चीज़ों से, इन सारे लोगों से हम क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, और अवेयरनेस इन सारे लोगों के थ्रू फैलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद जो है इसी के अंदर क्या आ जाएगा आपका? सेक्स एजुकेशन। सेक्स एजुकेशन में जो है ये ध्यान रखना बच्चे कि सेक्स एजुकेशन जो है आजकल चल रहा है स्कूलों में जाकर के, जो आपके NGOs के लोग होते हैं वो अवेयर करा रहे होते हैं अबाउट द सेक्स एजुकेशन। क्यों सेक्स एजुकेशन जो है वो अवेयरनेस की जरूरत है, इसको क्यों जरूरत है बच्चा? तो देखो क्या होता है कि
अगर इसके बारे में लोगों को पता नहीं है तो क्या होगा, एसटीडीज होने के चांसेस बहुत हैं, अर्ली प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगा, है ना। और दूसरी बात क्या होता है ना कि अभी भी इन सारी चीजों के लिए ना एक मिथ बना हुआ है कि यार डॉक्टर के पास कैसे जाएंगे, शर्म आती है, क्या बोलेंगे, वो क्या सोचेगा एंड ऑल। इन सारी चीजों की वजह से बहुत सारे लोग जो है वो डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है और बीमारियों को घर पर लेकर के बैठे रहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अवेयरनेस की जरूरत जो है वो बहुत ही ज्यादा है। प्लस हम इसमें एनकरेज करते हैं जेंडर इक्वालिटी के लिए, डेवलप करते हैं सेल्फ कंट्रोल एंड रिस्पेक्ट के लिए। ठीक है, सो ये सारी चीजें जो है वो सेक्स एजुकेशन के अंदर हम बता रहे होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो है वो क्या आ जाएगा आपका, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, अगर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की हम बात करेंगे बेटा तो आपको यहां पर याद रखना है क्या कि इन 1900 पूरी वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना था पता है आपको, कितना था? 2 मिलियन। 2 बिलियन आ सकता है या फिर 2000 मिलियन, है ना। ध्यान रखना एनसीईआरटी में 2 बिलियन लिख रखा है, ठीक है, तो 2 बिलियन के जगह पे 2000 मिलियन भी देगा तो आंसर सही है, ध्यान लगाना है। ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन इन 1900 कितना था, 2 बिलियन था। लेकिन अगर 2000 की हम बात करेंगे तो पता है कितना हो गया था, इसका 3 गुना हो गया था बच्चे, 6 बिलियन हो गया। एंड 2011 में 7.2 बिलियन हो गया था वर्ल्ड का पॉपुलेशन। सोचो कितना इंक्रीज हो रहा है, एकदम ड्रास्टिकली जो है हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। अब चलो आते हैं, बात करते हैं इंडिया की, इंडिया के पॉपुलेशन की क्या। सो इंडिया अगर हम 1900 की बात करेंगे तो हमें आजादी नहीं मिली थी, है ना। सो 1900 में हम ऐसे नहीं बोल रहे होते, लेकिन 1947 जब हमें आजादी मिली तब इंडिया का पॉपुलेशन कितना था, 350 मिलियन। कितना था, 350 मिलियन था। जबकि 2000 में 1947 के बाद जब हम 2000 की बात कर रहे होते हैं तब उस टाइम पे इंडिया का पॉपुलेशन हो गया था 1 बिलियन। कितना हो गया था, 1 बिलियन। 2000 में वर्ल्ड का पॉपुलेशन था 6 बिलियन, इंडिया का पॉपुलेशन था 1 बिलियन। मतलब हम भारतीय जो है वो हर 6 इंसानों में से एक भारतीय होता था। आ रही है बात समझ में? चलो जी, नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। सो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या होता है, इसके थ्रू हम बता रहे होते हैं कि इंडिया का ये वर्ल्ड का पॉपुलेशन किस रेट से इंक्रीज कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हर 10 सालों में ना हम काउंटिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, सेंसस जिसको हम कह रहे होते हैं, हाँ, सेंसस कर लिया हमने, काउंटिंग कर लिया हमने, और उसके बाद फिर हम कितना ग्रोथ हुआ है वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, सो यहां पर आप ध्यान रखना है कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है जो इंडिया का है दैट इज 1.74%। वो कितना है, 1.74%, मतलब 17.4 लोग जो है हर 1000 लोगों में, 100 नहीं है यहां पर, हर 1000 लोगों में 17.4 लोग जो है वो हर ईयर बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है मैम 17.4 कैसे, क्या इंसानों को काट देते हैं? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, है ना। लेकिन हम लोग एक जब एवरेज निकाल रहे होते हैं ना तो वो डेसिमल में आता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि 1/4 इंसान पैदा हो रहा है। आ रही है बात समझ में? चलो जी, सो अब यहां पर आ जाते हैं कि हमारा जो पॉपुलेशन हो रहा था, जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, उस हिसाब से अगर इंडिया के पॉपुलेशन की डबलिंग आप सोचोगे कि कितने साल में इंडिया का पॉपुलेशन डबल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के हिसाब से, तो वो हो जाएगा 33 ईयर्स में डबल। कितने, 33 ईयर्स में डबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम थोड़े सुधरे हैं, क्या हमने यूज किया है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज किया है, मेडिकल फैसिलिटीज हमारी बहुत अच्छी हो गई है ना, जिसकी वजह से पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो थोड़ा सा कम हुआ है, डिक्लाइन हुआ है। सो अभी पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट कितना है, 1.13%, बट आपको ये नहीं लिखना है क्योंकि एनसीईआरटी में ये मेंशन नहीं है, सो आप भूल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर आ जाते हैं कि हम ये कैलकुलेट कैसे करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। सो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है बेटा वो है आपका P2 माइनस P1 अपॉन P1 इनटू N। अब ये क्या है, P2, सो P2 जो है बेटा वो है आपका पॉपुलेशन, करंट सेंसस का पॉपुलेशन क्या है वो है P2। P1 प्रीवियस सेंसस का पॉपुलेशन रेट क्या था वो हो गया P1। ठीक है, अभी का, आज
इस सेंसस में जो कैलकुलेट किया गया पॉपुलेशन उसको लिखो P2 में। P1 में पिछले 10 साल पहले पॉपुलेशन क्या था वो लिखेंगे हम लोग। P1 में क्या होगा, अगेन वही हो जाएगा। और N में क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स बिटवीन द टू सेंसस। ठीक है, ये कर देना है और इसको हम मल्टीप्लाई करना है आपको 100 से, और इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं ग्रोथ रेट हमारा। क्लियर है? ठीक है, चलो जी। तो इस तरीके से अगर आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा तो भी आप उसको आंसर कर सकते हो, है ना। अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे हम इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं बच्चा? तो आप ये सोचो कि अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट भी तो बढ़ेगी, वैसे ही बढ़ रखी है, पोवर्टी बढ़ेगी, क्योंकि इतनी सारी चीजें थोड़ी है हमारे पास, है ना। एनवायरमेंटल पोल्यूशन होगा, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस होंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि कंट्रोल करना है ना। नेक्स्ट हम यहाँ पर आ जाते हैं बर्थ कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। बर्थ कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग रिफर्स टू द डेलिबरेट रेगुलेशन ऑफ नंबर एंड स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन बाय यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अब किसकी, तो अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब क्या होता है। तो कॉन्ट्रा का मतलब होता है अगेंस्ट। किसका मतलब होता है, कॉन्ट्रा का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट, है ना। एंड सेप्टिव का मतलब होता है क्या चीज बच्चा है, तो सेप्टिव का मतलब होता है फर्टिलिटी, आप इसको इस तरह से ले सकते हो, ठीक है। सो कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब क्या हो गया, फर्टिलिटी के अगेंस्ट, ठीक है। मतलब प्रेगनेंसी नहीं होने देना, किसी तरह से प्रेगनेंसी को रोक देना है ना, पॉपुलेशन को एक्सप्लोड नहीं होने देना है, ये करेंगे हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के थ्रू। ये सीखेंगे कैसे कर सकते हैं हम, ठीक है। इसकी जरूरत क्यों पड़ रही, ओवर पॉपुलेशन की वजह से इसकी जरूरत पड़ रही है, ठीक है। ओके, कैसे कैसे हम रोक सकते हैं प्रेगनेंसी को, तो सबसे पहला ओव्यूलेशन ना होने दें, है ना। एग रिलीज ही ना हो तो स्पर्म आकर के भी क्या कर लेगा, ठीक है। दूसरा, अगर ओव्यूलेशन हो गया है तो फर्टिलाइजेशन को रोक दें। फर्टिलाइजेशन कैसे रोक सकते हैं हम, स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर दें, ठीक है। सो ये सारी चीजें। और लेट्स सपोज ओव्यूलेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो तीसरा क्या स्टेप है हमारा, इम्प्लांटेशन को रोक दें, है ना। तो ये कुछ 3 तरीके हैं जिसके थ्रू हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को अप्लाई करेंगे इन तीनों में, ठीक है। किस मेथड से किस तरह से प्रिवेंशन होता है प्रेगनेंसी को वो हम देखेंगे, लेकिन मेन क्या है इसमें, हमें क्या करना है, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना है, ठीक है। अब यहां पर आ जाते हैं कि ये जो कॉन्ट्रासेप्शन है बच्चा, ये 2 तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है टेम्पररी और दूसरा हो सकता है परमानेंट। टेम्पररी मतलब कि जब तक हमें प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, अगर स्पेस डालना है 2 बच्चों के बीच में, तो है ना, तो टेम्परेरी बेस पे हमें कॉन्ट्रासेप्शन करना है, ठीक है। अभी अभी शादी हुई है, अभी बच्चे नहीं चाहिए, उस टाइम पे हमें ये यूज कर लेना है। आ रही है बात समझ में? तो एक हो जाता है आपका टेम्पररी मेथड, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका परमानेंट। परमानेंट में मान लेते हैं कि फैमिली कंप्लीट हो गई है, हमें और बच्चों की जरूरत है नहीं, है ना, तो हम क्यों झमेला लें, हर बार पिल्स ले लें, इंजेक्शन ले लें, है ना। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, परमानेंटली जो है वो कॉन्ट्रासेप्शन यूज कर लेते हैं। तो वो टेम्परेरी मेथड क्या है, परमानेंट मेथड क्या है, उन सारी चीजों की हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं टेम्परेरी मेथड में। तो टेम्परेरी को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं बच्चा। एक हो जाएगा आपका नेचुरल मेथड, और एक हो जाएगा जिसमें हम इंसानों ने मदद करी है ना, वो हो जाएगा दैट इज आर्टिफिशियल मेथड। सो नेचुरल मेथड में क्या हो सकता है, नेचुरल मेथड में जो है कुछ 3 चीजें आ जाती हैं, 3 स्टेप, हाँ 3 प्रोसीजर आ जाएगा तुम्हारा। सबसे पहला जो आ जाता है दैट इज नोन एज पेरियोडिक एब्सटिनेंस, पेरियोडिक एब्सटिनेंस, ठीक है। सो पेरियोडिक एब्सटिनेंस को, इसको हम कैलेंडरिक कॉन्ट्रासेप्शन या रिदम कॉन्ट्रासेप्शन, इन सारे नाम से भी जानते हैं। इसमें होता क्या है, देखो बच्चे, हम क्या जानते हैं, ओव्यूलेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे को होगा, ठीक है। अगर ऊपर नीचे कुछ मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चल रहा है, 28 डेज का साइकिल है, तो आइडियल जो है हमारा वो 14th डे को ओव्यूलेशन होगा। एंड ये जो एग है इसका लाइफ स्पैन होता है बच्चे 2 से 3 दिन, इतना हमें पता है ना, हार्डली 4 दिन हम ले लेते हैं, ठीक है। तो एग अगर 14th को रिलीज हुआ और 4 दिन इसका ये लाइफ स्पैन है, तो 14th 15th 16th 17th ऐसा 4 दिन तक हो गया, ठीक है। अब यहां पर हम बात करते हैं कि स्पर्म, है ना, तो स्पर्म अगर फीमेल की बॉडी में इंसर्ट हुआ है, ठीक है, तो स्पर्म का भी अपना लाइफ स्पैन है 2 से 3 दिन। चलो हम स्पर्म का लाइफ स्पैन 3 दिन ले लेते हैं, ठीक। सो अगर स्पर्म जो है वो 11 को इंसर्ट हुआ है, सो 11 12 13 या 12 को इंसर्ट हुआ है, तो 12 13 14,
आई बात समझ में? ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो गया कि अगर स्पर्म की एंट्री जो है 10 11 मेंस्ट्रुअल, फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का डेट है उसका 10 11 तारीख को स्पर्म की एंट्री हुई, ठीक है, और 14 तारीख को क्या हो गया है, एग रिलीज हो गया, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस क्या है ना, अच्छे खासे हैं, ठीक है। सो इसमें क्या करना होता है कि ये जो हमारा एक्चुअल में क्या है, ये जो हमारा इस पीरियड को हम क्या कहते हैं, 10 to 17 या 11 to 17 जो है वो हमारा फर्टाइल पीरियड कहलाता है। यहाँ पे ध्यान रखना बच्चा, इसको 11th ही कर लेना, ठीक है। 11th to 17 जो है वो हमारा क्या होता है, फर्टाइल पीरियड होता है, ठीक है। उस पीरियड में अगर कॉपुलेशन ना किया जाए, है ना, स्पर्म की एंट्री को रोक दिया जाए, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, ये नेचुरल मेथड है जिसको हम पीरियोडिक एब्सटिनेंस कहते हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्लियर। दूसरा क्या है, क्वाइटस इंटरप्टस। क्वाइटस इंटरप्टस जो है इसमें क्या होगा कि जब यहां पर कॉपुलेशन के टाइम पे क्या करना है, इजैकुलेशन से पहले ही पेनिस को रिमूव कर देना है फ्रॉम द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो अगर इजैकुलेशन नहीं हुआ है तो स्पर्म की एंट्री नहीं हुई है, स्पर्म की एंट्री नहीं हुई है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तीसरा क्या तरीका है, तीसरा है लैक्टेशनल एमेनोरिया, है ना। लैक्टेशनल एमेनोरिया जो है ये आपको ये ध्यान रखना है, जो अभी अभी मदर बनी है ये उनके लिए हो रहा होता है, और जो फीड करा रही होती है अपने बच्चे को, है ना, उन मदर्स के लिए ये होता है, जो लैक्टेटिंग मदर हो रही होती हैं। सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली ये कितने टाइम के लिए काम करता है, 6 मंथ के लिए काम करता है, उसमें भी 100% की गारंटी नहीं होती है, ठीक है। अब यहां पर आ जाते हैं कि इन सारी चीजों के लिए क्या चाहिए, तो बहुत ही ज्यादा विल पावर चाहिए, हाँ। और यहाँ पर लैक्टेशनल एमेनोरिया में होता क्या है, एक्सक्लूसिवली 6 महीने के लिए क्यों होता है बच्चा, क्योंकि जब मदर जो है वो मिल्क फीड करा रही होती है उस टाइम पे उनकी बॉडी में इंक्रीज होता है प्रोलैक्टिन का अमाउंट। किसका अमाउंट इंक्रीज है बेटा, प्रोलैक्टिन का अमाउंट जो है वो इंक्रीज है उनकी बॉडी में, ठीक है। किस चीज का अमाउंट इंक्रीज है, प्रोलैक्टिन का अमाउंट इंक्रीज है। अब ये प्रोलैक्टिन से होगा क्या, तो प्रोलैक्टिन एक्चुअल में क्या करेगा बेटा, जी हाँ, प्रोलैक्टिन जो है ये सप्रेस कर देता है, ये सप्रेस कर देता है किसको, एस्ट्रोजन को। और अगर एस्ट्रोजन का सप्रेस हो गया है एस्ट्रोजन, तो आपको तो पता है कि हमारा जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो एस्ट्रोजन ही बनाता है, और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, उसको थिकनेस प्रोवाइड करता है। सो अगर सप्रेस हो चुका है आपका एस्ट्रोजन, मतलब कि एंडोमेट्रियम की जो वॉल है वो आपको नहीं बन रहा, है ना। साथ ही साथ एस्ट्रोजन अगर सप्रेस है तो एलएच भी का सर्ज नहीं होगा, और एलएच का सर्ज नहीं होगा तो और सॉरी ओव्यूलेशन नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं रिलीज होगा, प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगा तो एंडोमेट्रियम की जो वॉल थोड़ी बहुत अगर बनी भी है तो उसका थिकनेस नहीं होगा, है ना। सो इस तरह से क्या हो गया, इम्प्लांटेशन को हम रोक सकते हैं। इसमें क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं होते, मेंस्ट्रुएशन ही नहीं, मेंस्ट्रुअल साइकिल सॉरी, मेंस्ट्रुअल साइकिल तो चलते रहता है, मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा होता है, ठीक है। सो ये होता है आपका लैक्टेशनल एमेनोरिया में। इसमें हमने कहा है कि सिर्फ 6 महीने तक ही ये होता है, उसमें भी 100% की गारंटी नहीं है। क्यों ऐसा मैंने कहा, वो इसलिए कहा है क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर एक मदर जो है वो डिलीवरी के 6 महीने तक जो है उनका मिल्क का प्रोडक्शन सेम लेवल का हो रहा है। कई बार क्या होता है कि कोई प्रॉब्लम की वजह से मदर का मिल्क का सिक्रीशन ही नहीं हो रहा। अगर मिल्क का सिक्रीशन नहीं हो रहा तो प्रोलैक्टिन उनकी बॉडी में ज्यादा है नहीं, प्रोलैक्टिन अगर ज्यादा नहीं है तो एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन है अगर तो एलएच का सर्ज भी हुआ, एलएच का सर्ज भी हुआ तो ओव्यूलेशन भी हुआ, एस्ट्रोजन बना, एस्ट्रोजन था तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग भी बनी, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग भी बनी है, ओव्यूलेशन भी हुआ है तो कॉर्पस ल्यूटियम भी बना, कॉर्पस ल्यूटियम भी बना है तो प्रोजेस्टेरॉन भी बना, और प्रोजेस्टेरॉन भी बनेगा तो क्या होगा, थिकनेस हो जाएगा ना एंडोमेट्रियम वॉल का, फिर इम्प्लांटेशन के लिए आराम से जगह है। आ रही है बात समझ में, इसीलिए ये सिर्फ 6 महीने तक। अब क्वेश्चन आता है कि लेट्स सपोज कि कोई मदर जो है वो 2 साल तक अपने बच्चे को अपना मिल्क फीड करा रही है, उस केस में क्या, उस केस में क्या होता है एक्चुअल में 6 महीने के बाद ना खुद ही प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन कम होने लगता है बेटा। इसीलिए इसको एक्सक्लूसिवली हम सिर्फ 6 मंथ तक ही बात कर रहे होते हैं, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। सो ये हमने क्या देख लिया, नेचुरल मेथड ये था हमारा। अब हम आ जाते हैं आर्टिफिशियल मेथड में, और आर्टिफिशियल मेथड में हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। पहला हो जाता है बैरियर, दूसरा हो जाता है आयु,
आईयूडी। इसके अलावा तीसरा क्या हो जाएगा, ओरल पिल्स हो जाएंगे, इसके अलावा इंजेक्शंस हो जाते हैं, और इसके अलावा क्या है, इम्प्लांटेशन को हम रोक सकते हैं, सॉरी इम्प्लांट हम करा सकते हैं, और इसके अलावा जो है वो आपका वैसेक्टमी ट्यूबेक्टमी जो परमानेंट मेथड है वहां आ जाएगा। क्लियर है। चलो बैरियर मेथड की हम बात कर लेते हैं। तो बैरियर मेथड का मेन पर्पस क्या होता है, कैसे रोकता है ये फर्टिलाइजेशन को, तो ये स्पर्म की एंट्री को रोक देता है, मतलब फर्टिलाइजेशन को ये रोक दे रहा है। ठीक है। बैरियर मेथड में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, कॉन्डम यूज कर सकते हैं, मेल का भी कॉन्डम अलग से आता है, फीमेल का कॉन्डम अलग से आता है, फीमेल को कॉन्डम को फेंडम भी कहा जाता है। तो ये एक और चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, ये जो कॉन्डम है ये बहुत बेहतरीन चीज है। क्यों भाई, क्योंकि ये सिर्फ प्रेगनेंसी को ही नहीं प्रिवेंट करता, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को भी क्या करता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है। नेक्स्ट हम यहां पर आ जाते हैं, दूसरा जो है हमारा बैरियर मेथड में, दैट इज डायाफ्राम या सर्वाइकल कैप। ये जो है ये हम कहाँ लगाते हैं, सर्विक्स के ऊपर इसको प्लेस किया जाता है, जो कि ब्लॉक करेगा स्पर्म की एंट्री को, जो कि ब्लॉक करता है किसको, स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक करता है। ठीक है। नेक्स्ट इसके अलावा जो है यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है, इसके साथ साथ हम एक और चीज यूज कर सकते हैं, दैट इज वो केमिकल बैरियर कहलाता है। वो जेली जैसा फोम जैसा आता है, एंड उसको जो है वो एंट्री पॉइंट पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का जो एंट्री पॉइंट है वहां पर इसको अप्लाई कर दिया जाता है। एंड ध्यान रखना कि वो कॉन्डम के साथ साथ यूज करने से उसके जो चांसेस हैं फर्टिलाइजेशन नहीं होने देने का, ये सारी चीजें जो है वो और इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद ये तो हमने देख लिया क्या, तो हमने देख लिया बैरियर। अब हम बात करते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। नाम से क्या समझ आ रहा है, यूटेराइन मतलब यूटेरस की बात हम कर रहे हैं, है ना। सो ये फीमेल की बॉडी में करेंगे, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस होगा। इंसर्ट कहाँ करेंगे, यूटेरस में इंसर्ट करेंगे। ठीक है। अब जब यूटेरस में इंसर्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियस है ट्रेन्ड डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, है ना। ठीक। टाइप्स ऑफ आईयूडी क्या क्या हो जाता है, एक हो जाता है आपका नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, जिसका एग्जांपल है आपका लिपस लूप। क्या एग्जांपल है बेटा, इसका एग्जांपल है आपका लिपस लूप। ठीक है, जो कि प्लास्टिक का या स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है। ठीक है। लिपस लूप जो है वो स्पेशली बना हुआ होगा किसका, पॉलीइथिलीन कोटेड विथ बेरियम सल्फेट, जो कि प्रमोट करता है फैगोसाइटिक एक्टिविटी ऑफ यूटेरस टुवर्ड्स स्पर्म। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कि दूसरा हमारे पास जो है वो है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, जिसका एग्जाम्पल हो जाता है कॉपर टी, द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल, और कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375। लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है मल्टीलोड 375। क्यों, क्योंकि इस नाम से आप नहीं पकड़ पाओगे कि ये कॉपर रिलीजिंग आईयूडी की बात कर रहा है। तो एग्जामिनर यही तो चाहता है कि आप आंसर ना दे पाओ, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे, है ना। सो मल्टीलोड 375 कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है। ठीक। तीसरा जो है वो है आपका हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, जिसमें किया जाता है LNG-20। LNG मतलब लेवोनॉर्जेस्टेरॉल 20, लेवोनॉर्जेस्टेरॉल 20। ये एक्चुअल में है क्या, ये सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है बच्चा। ये क्या है, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है। ठीक है। अच्छा, प्रोजेस्टेरॉन हम क्यों दे रहे हैं, इससे क्या होगा, तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, थिक कर देगा सर्वाइकल के म्यूकस को और उसको स्टिकी बना देगा, जिसकी वजह से स्पर्म की एंट्री रिटार्ड हो जाएगी, और स्पर्म की एंट्री रिटार्ड हो गई तो फर्टिलाइजेशन रिटार्ड हो जाएगा। साथ ही साथ ये और क्या करता है, ये हमारे यूटेरस को हॉस्टाइल बना देता है ना, अनफेवरेबल बना देता है फॉर स्पर्म। क्लियर हो गया। सो हार्मोन इस तरीके से काम करेंगे, है ना। नॉन मेडिकेटेड जो है वो कैसे काम कर रहा होता है बेटा, सो ये ऑब्वियस है फर्टिलाइजेशन को ही प्रिवेंट करेगा, फैगोसाइटिक इफेक्ट जो है उसको बढ़ा देता है। ठीक है। सो एंड कॉपर जो है, कॉपर जब रिलीज होता है कॉपर टी वगैरह में, कॉपर रिलीजिंग आईओडी में, तो ये स्पर्म की मोटिलिटी को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। सबका ना हमें ये चीज मालूम होना चाहिए। ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट हम यहाँ पर आ जाते हैं, ये हमने मोड ऑफ एक्शन देख लिया है, हार्मोनल मेथड। अब इसके बाद जो है वो हमारा आ जाएगा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ठीक है। सो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में दवाइयां होती हैं बेटा, है ना, और इसको फीमेल्स जो है वो ज्यादातर फीमेल्स के लिए आती हैं, वैसे मेल के लिए आता है, दैट इज नोन एज गॉसिपॉल, लेकिन वो हमें पढ़ना नहीं है। ठीक है। सो फीमेल्स के लिए जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल आता है, पहले पता है पहले कैसा आता था, 30 ऐसे टैबलेट्स होते थे, और हर दिन एक टैबलेट जो है वो कंज्यूम करना होता था,
है ना? उसमें क्या होता है, कभी एक दिन आज छूट गया, कभी कल छूट गया, तो बड़ा दिक्कत होता था। ठीक है? अ, नहीं, पहले जो आते थे बेटा वो 21 डेज का आता था, मतलब ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है ये 21 डेज का आता था, जिसमें क्या किया जाता है कि जब जैसे ही मेंस्ट्रुएशन खत्म हुआ उसके बाद से ये जो है ये पिल्स लेना स्टार्ट करते हैं। एंड जैसे ही मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तो 7 दिन के लिए इसका गैप हो जाता है। अब इसमें दिक्कत हो जाती है, कब खाना है कब नहीं खाना है, भूल गए तो क्या हो गया। ठीक है, सो उसको देखते हुए ना डॉक्टर्स ने क्या किया, अब जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आते हैं वो पूरे 30 दिन के आते हैं, और 30 दिन के आते हैं, आपका गैप करना ही नहीं है, और उस दवाइयों पे लिखा होता है 1 2 3 4 ऐसे करके 30 डेज तक। ठीक है, तो 30 दिन हमें दवाई खानी होती है। लेकिन उसमें क्या किया गया है, साइंटिस्ट कितने होशियार है देखो यहाँ पर, और कितना ख्याल रखते हैं आपका, समझो यहाँ पर कि उन्होंने क्या सोचा कि जब मेंस्ट्रुएशन चलता है बहुत सारा ब्लड लॉस होता है ना, फीमेल एनीमिक हो सकती है, तो उस टाइम पे वो 7 दिन जो 1st to 7th डे का जो पिल्स होता है उसमें पता है क्या होता है, फॉलिक एसिड, वो आपको एनीमिक नहीं होने देता। ठीक है, और उसके बाद की जो दवाइयां होती हैं वो हार्मोनल बेस्ड होती हैं, जिसके अंदर जनरली क्या होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन प्रेजेंट होते हैं, सिंथेटिक हार्मोन्स, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो गया है। ठीक है, ये कैसे करेगा, इनहिबिट कर देता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, इनहिबिट करेगा आपके एफएसएच को, एलएच को, एंड प्रिवेंट करेगा किस चीज को, ओव्यूलेशन को ये प्रिवेंट करता है। ठीक है, किसको प्रिवेंट कर रहा है बेटा, ओव्यूलेशन को ये प्रिवेंट कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर हमने कहा कि इसमें एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन होता है, क्या करेगा, एस्ट्रोजन जो है वो सप्रेस करता है बच्चे एफएसएच को, एस्ट्रोजन जो है वो किसको सप्रेस करता है, आपके एफएसएच को सप्रेस करता है, एंड प्रोजेस्टेरॉन जो है वो सप्रेस करेगा एफएसएच और एलएच दोनों को। एस्ट्रोजन ने एफएसएच को सप्रेस किया, एफएसएच अगर सप्रेस हो गया है तो क्या होगा, एफएसएच क्या कराता है, ये आप बताइए। एफएसएच रिप्रोडक्शन वाला हमने पढ़ लिया है ना। एंड प्रोजेस्टेरॉन जो है वो सप्रेस करेगा आपके एफएसएच एंड एलएच को। ठीक है, तो एफएसएच सप्रेस हो गया है, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, एलएच सप्रेस हो गया है, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ने मिलकर के ये काम कर दिया। जब एफएसएच सप्रेस हो गया है, ठीक है, नो एलएच हो रहा है, नो ओव्यूलेशन होगा, है ना। साथ ही साथ यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन अगर सिक्रीशन ज्यादा है तो आपका जो सर्वाइकल का म्यूकस है उसको थिक कर देता है, तो स्पर्म की एंट्री को भी रिटार्ड कर दिया जाता है। ठीक, अब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का नाम मोस्ट कॉमन इज मालाडी, मालाडी, माला एन, ये सबका फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, आपको पता होगा। ठीक है, साथ ही साथ जो है अब इसके अलावा क्या है, तो इसमें हमारे पास एक और चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हमें मिला है बेटा, वो क्या है कि मान लेते हैं कि किसी को जैसे कि किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, या कोई कैंसर पेशेंट है, या किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है ना, या कोई डायबिटिक पेशेंट है, किसी को कार्डियक डिजीज है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को माइग्रेन है, किसी को एपिलेप्सी है। सो अगर ऐसी किसी को इस तरह की बीमारियां हैं तो भी क्या वो ओरल पिल्स ले सकती हैं, ले सकती हैं, लेकिन पहले आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और वो डॉक्टर जो है वो आपको फिर ये वाले पिल्स नहीं देंगे, माला डी, माला एन, ये सारे पिल्स नहीं देंगे, फिर वो आपको देंगे मिनी पिल्स, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन होता है। भाई क्यों, क्योंकि एस्ट्रोजन जो है ना ये इन सारी बीमारियों के लिए थोड़ा सा हार्मफुल होता है। ठीक है, सो ये क्या है, जिन लोगों को इस तरह की बीमारी है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, या जेनाइटल अनडायग्नोस्ड जेनाइटल ब्लीडिंग हो रहा है, थायराइड है, ठीक है, इसके अलावा डायबिटीज है, या हार्ट पेशेंट है ना, या हाइपरटेंशन होता है, एपिलेप्सी होता है, माइग्रेन होता है, तो उन लोगों को ये चीज नहीं दिया जाता है, फिर उनको सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन वाला जो ओरल प्रेगनेंसी पिल्स होता है ना वो दिया जाता है बेटा, जिसको कि हम मिनी पिल्स भी कह रहे होते हैं। वो क्या करता है, स्लो ग्रोथ कराएगा एंडोमेट्रियम का, एंड सर्वाइकल का म्यूकस को थिक कर देगा, तो स्पर्म की एंट्री नहीं हो रही है, अगर स्पर्म की एंट्री भी हो गई है तो स्लो ग्रोथ की वजह से क्या होगा, इम्प्लांटेशन भी सही से नहीं हो पाता है। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद हम आ जाते हैं इमरजेंसी पिल्स। इमरजेंसी पिल्स में क्या होता है, इमरजेंसी पिल्स जो है वो पॉपुलेशन के 72 आवर्स के अंदर अंदर जो है वो लेना होता है। ठीक है, एंड ये इमरजेंसी पिल्स हैं बच्चा, ये ध्यान रखना कि ये इमरजेंसी पिल्स हैं, इसको ऐसे ही उठ करके नहीं ले लेना होता है ना। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस पिल्स में ये जो आपके एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन है ना उसका डबल ट्रिपल फोर्थ टाइम डोजेस डाला हुआ होता है। ठीक है, सो
ये तुरंत ही क्या करना है, प्रेगनेंसी को इनहिबिट करने के लिए इमरजेंसी पिल लेना होता है। कुछ कुछ लोग क्या हो रहे होते हैं, नॉर्मल कंडीशन में भी इमरजेंसी पिल ही ले रहे होते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। क्लियर हो गया। सो नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं, अब एक और चीज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज सहेली। सहेली क्या है, ये है नॉन स्टेरॉइडल नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। वाओ कितना अच्छा, अगर नॉन स्टेरॉइडल है तो बहुत अच्छा ना। बिल्कुल, और ये पता है कहाँ बना है, ये बना है हमारे लखनऊ के हॉस्पिटल में, दैट इज नोन एज CDRI। क्या नाम है, CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये, जो कि हमारे लखनऊ में बेस्ड है। वहां पर वहां के साइंटिस्ट ने, वहां के डॉक्टर्स ने ये सहेली को बनाया है, जो कि बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा होता है। ठीक है, और इसके कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करते हैं तो सेंटक्रोमिन ये जो है, और इसके अलावा ऑर्मो ऑर्मो नहीं ऑर्मेलो और मेलोक्सिफेन ये इसके अंदर जो है, ये एंटी एस्ट्रोजन एक्चुअल में होता है, ये उसमें डाला जाता है। ठीक है, तो ये करता क्या है, एंटी एस्ट्रोजन है, तो ये करेगा क्या, तो ये डिस्ट्रॉय करता है बेटा जो हमारा थीका लेयर होता है। ठीक है, तो डिस्ट्रॉय करेगा एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को। अगर एस्ट्रोजन का रिसेप्टर डिस्ट्रॉय हो गया, सोचिए जरा इस बात को, कि अगर एस्ट्रोजन का रिसेप्टर डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है, तो एस्ट्रोजन बाइंड किसके पास करेगा, एस्ट्रोजन अगर बाइंड नहीं करेगा तो फिर काम कैसे होगा, तो फिर एंडोमेट्रियम का थिकनेस बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। ठीक है, एंडोमेट्रियम का थिकनेस नहीं बढ़ रहा, प्रोजेस्टेरॉन फिर काम नहीं कर रहा और प्रिवेंट कर देता है ये इम्प्लांटेशन को। ठीक, सो ध्यान रखना है इस तरीके से, है ना। इसका सक्सेस रेट क्या है, इसका सक्सेस रेट है 98%। ठीक है, बाकियों का सक्सेस रेट जो है वो 99% जा रहा होता है, इसका सक्सेस रेट थोड़ा सा कम है, लेकिन ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। सहेली जो कि नॉन स्टेरॉइडल है, नॉन हार्मोनल है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में बेस्ड है, वहां के साइंटिस्ट के थ्रू बनाया गया था। एंड ये जो है एंटी एस्ट्रोजन है, क्या करता है, रिसेप्टर जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि एस्ट्रोजन बाइंड ना करे, और एस्ट्रोजन बाइंड नहीं करेगा तो कोई काम नहीं होगा। ठीक है, हो गया। चलो जी, अब इसके बाद हम आ जाते हैं इंजेक्शंस, इंजेक्टेबल्स की हम बात करते हैं। तो इंजेक्टेबल जो है उसमें हम क्या करते हैं, इंजेक्शन जो देते हैं वो 3 महीने 6 महीने इस तरीके से अलग अलग इंजेक्शंस का जो ड्यूरेशन है वो अलग अलग होता है ना। इसमें हम देते क्या है, तो वो जो इंजेक्शन हम देते हैं उसमें हम प्रोजेस्टेरॉन को डाल करके दे रहे होते हैं, और धीरे धीरे उसकी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन जो है वो रिलीज होता है, और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होगा तो प्रोजेस्टेरॉन का काम तो सर्वाइकल को म्यूकस को थिक करना होता है एंड ऑल, ये सारी चीजें वो कर देता है। ठीक है, ओरल स्पिल्स की तरह ही काम कर रहा होता है, सक्सेस रेट ग्रेटर देन 99% है ना। नेक्स्ट यहां पर आ जाता है इम्प्लांट। इम्प्लांट में एग्जांपल आ जाएगा आपका नॉर प्लांट। ठीक है, जिसमें कि 6 सिलिकॉन ट्यूब होता है, जिसमें कि LNG फिल किया जाता है ना। एंड उसको क्या किया जाता है, आपका जो सबक्यूटेनियस स्किन का जो लेयर है वहां पर इसको इम्प्लांट कर दिया जाता है, और उसका लाइफ पता है कितना होता है, 5 इयर्स तक होता है। ठीक है, एंड इसका सक्सेस रेट जो है वो 99.9% है। अब यहां पर हम बात कर लेंगे कि एक आइडियल अगर कॉन्ट्रासेप्टिव है कुछ, तो उस वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं कहूं कि किसी इंसान को कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करना है, तो वो कैसा होगा कि वो हिचकिचाए ना उसको यूज करने में। पहला, इजीली अवेलेबल हो, ऐसे शर्मा शर्मा के मांगना ना पड़े, है ना। इफेक्टिव हो, ठीक है, कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव हो। सेक्सुअल एक्टिविटी में कोई दिक्कत ना करे, ठीक है, साइड इफेक्ट बिल्कुल जीरो हो, यूजर फ्रेंडली हो, है ना, कैसा हो, यूजर फ्रेंडली हो, प्लस रिवर्सिबल हो एंड चीप हो। आई बात समझ में, तो ये जो है एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ऐसे होने चाहिए। तो हमने ये देख लिया, अब हम इसके बाद बात करेंगे परमानेंटली हम किस तरह से इसको प्रिवेंट कर सकते हैं प्रेगनेंसी को। तो ये इसमें आ जाता है आपका सर्जिकल मेथड, जिसमें एक आ जाएगा आपका वेसेक्टमी और दूसरा आ जाता है ट्यूबेक्टमी। वेसेक्टमी मतलब पहले तो आपको ये याद रखना है, वैसिक और ट्यूबिक, तो फेलोपियन ट्यूब होता है और वासा डिफरेंशिया होता है। तो वैसेक्टमी मतलब मेल में होगा वैसेक्टमी, एंड फेलोपियन ट्यूब मतलब ट्यूबेक्टमी। सो फीमेल में क्या होगा, ट्यूबेक्टमी होगा। मैं भूल जाती हूँ इसलिए मैंने इस तरीके से याद रखा हुआ है, आप
भी इस चीज को याद रख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है, परमानेंट है, हाईली इफेक्टिव है, नो इफेक्ट ऑन हार्मोन और सेक्सुअल डिजायर, किसी भी चीज पे कोई इफेक्ट नहीं करता। इसमें करते क्या है हम, सो वैसेक्टमी में हम क्या करेंगे, वास डिफरेंस को काटेंगे और उसको फिर आपस में बांध देंगे, जिससे क्या होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन तो हो रहा है, लेकिन क्योंकि रास्ता तो ब्लॉक हमने कर दिया है ना, रास्ता हमने तोड़ ही दिया है, हटा ही दिया है, तो वो स्पर्म जो है वो आगे जाएगा नहीं। क्या इसमें सीमेन नहीं बनेगा, बनेगा बेटा, लेकिन वो सीमेन में स्पर्म नहीं होता है, बस ये है। आई बात समझ में, तो कोई दिक्कत नहीं वैसेक्टमी में। ट्यूबेक्टमी में हम क्या करेंगे, फैलोपियन ट्यूब को काटेंगे और फिर बांध देंगे। उसमें क्या हो जाएगा, बांध दिया हमने, तो क्या अब ओव्यूलेशन तो हो रहा है, लेकिन एग वहां तक जा ही नहीं रहा, एग वापस से ओवरी में रिटर्न हो जा रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से हम परमानेंटली प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। क्लियर हो गया, चलो जी नेक्स्ट। इसके बाद हम आ जाते हैं MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या होता है ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इंटेंशनल या वॉल्यूमेट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म, ठीक है। प्रेगनेंसी मतलब डिलीवरी से पहले तक, बच्चे के डेवलपमेंट का फुल डेवलपमेंट होने से पहले ही बच्चे को क्या कर देना है, टर्मिनेट कर देना है, दैट इज नोन एज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और MTP, ठीक है। ये कैसा, इसको हम क्या कह सकते हैं, हमने अबॉर्शन करा है, लेकिन ये इंड्यूस अबॉर्शन है, खुद ही नहीं हुआ है, ये कराया गया है, सो दिस इज ऑल्सो नोन एज इंड्यूस अबॉर्शन। आपको पता है इस दुनिया में अगर हम देखें कि जितनी भी प्रेगनेंसी हो रही है, उसका 1/5 ऑफ टोटल प्रेगनेंसी जो है वो MTP में जाता है। कितना जाता है, 1/5 ऑफ टोटल प्रेगनेंसी, ठीक है। पूरी दुनिया में लगभग 40 to 50 मिलियन MTP हो रहा है हर एक साल, हर एक साल 40 to 50 मिलियन MTPs होते हैं भाई, ठीक है। तो क्या इससे पॉपुलेशन रेट घट रहा है, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल घट रहा है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि MTP को हम पॉपुलेशन को घटाने के लिए यूज नहीं करते, है ना। हाँ घटता जरूर है, बट उसके लिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो MTP जो है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इन्फेक्शन घटाना, मदर का ख्याल रखना, है ना, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पर बात आ रही है कि MTP एक्ट कब लागू किया गया, तो इन 1971 में बच्चे MTP एक्ट जो है वो लागू किया गया। क्यों किया गया, क्योंकि पहले क्या थे ना कि जो लोग थे वो छिप छिपा कर किसी झोला छाप डॉक्टर के पास चले गए, है ना, उनको आता है नहीं, ठीक है। झोला छाप डॉक्टर कहने का मतलब है कि आप जब गांव में जाओगे ना, तो वहां पे जो कंपाउंडर, जो नर्सेस होती हैं, वो भी खुद को क्या बता रही होती हैं, डॉक्टर बता रही होती हैं, और कुछ दवाइयां जो है वो डॉक्टर के अंडर रहकर सीख चुकी होती है, और उसके बाद वही एक्सप्लेन कर रही होती हैं, ठीक है। सो मैं जनरली उनको झोला छाप डॉक्टर कहती हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं कि आप चले जाएंगे झोला छाप डॉक्टर के पास, और उसके बाद फिर वहां पे जाकर के आपने क्या कराना है, अबॉर्शन जो है वो कराना था, तो आपने करवा लिया। अब उनको उतना नॉलेज है नहीं, ठीक है, उन्होंने सही से MTP किया नहीं, और जब सही से MTP नहीं किया तो इसमें क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकते हैं, मदर की जान जा सकती है, या वो मदर जो है वो इनफर्टाइल हो सकती है, नेक्स्ट कभी वो प्रेग्नेंट ना हो पाए, या फिर प्रेग्नेंट हो भी तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाए। ये सारी चीजें जो है ये हो रहा था, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि खैर लोग तो ये कराएंगे ही, अब जिनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए वो MTP तो कराएगा ही, तो क्यों ना इसको हम क्या कर दें, लीगल कर दें, ठीक है। सो ये जो है इसको लीगल कर दिया गया, लेकिन इसमें बहुत सारे नॉर्म्स जो है, बहुत सारे क्लॉज जो है वो लगा दिया गया है। तो MTP जो है, और ये अलग अलग कंट्री का अपना अपना रूल है, कहीं पे ये अलाउड है, कहीं पे ये नहीं, बिल्कुल नहीं अलाउड है, और कहीं पे ये हमारे इंडिया की तरह अलाउड है, बट बहुत ही स्ट्रिक्टनेस के साथ इसको अलाउड किया गया है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, तो सबसे पहले तो MTP जो है वो कौन करा सकता है, कोई ऐसे कपल, है ना, जिनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, ठीक है, एंड फिर उन्होंने अनवांटेड प्रेगनेंसी उन्होंने अचीव कर ली है, तो वो MTP करा सकते हैं, बट उनको बहुत सारे सवालों के जवाब देने होते हैं, है ना, क्योंकि अभी के ज़माने में जब हमारे पास इतना सारा कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड अवेलेबल है, उसके बाद भी अगर आप प्रेगनेंसी अचीव कर ले रहे हो, तो लगता है कि बहुत बड़े ही बेवकूफ़ हो, ठीक है, ठीक है। हाँ हम नहीं करेंगे ऐसा, हमें आफरीन मैम सिखा रही हैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, इन फ्यूचर, अभी नहीं। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हो कि
अगर फिर भी ऐसा कोई केस आता है तो उनको हम अलाउ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो है हमने कॉन्ट्रासेप्शन यूज किया बट सबका सक्सेस रेट हमने किसी का भी 100% नहीं देखा, तो फेलियर हो सकता है, उस केस में एमटीपी अलाउ कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड अगर कोई प्रेगनेंसी अचीव किया गया है, जानबूझकर किया गया है, उसके बावजूद उसमें देखा जा रहा है कि बच्चे जो है वो उसको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, वैसे बच्चे को रख के कोई फायदा नहीं, बच्चा है ना, तो फिर उस केस में एमटीपी कराते हैं। या फिर ये देखा जा रहा है कि बच्चे की वजह से मदर को कोई नुकसान हो रहा है, ठीक है, तो एमटीपी वहां करा सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट केस है जैसे कोई रेप विक्टिम है, ठीक है, और उन्होंने अचीव कर ली है प्रेगनेंसी, अब उस केस में उनको भी अलाउ किया गया है कि वो एमटीपी करा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से एमटीपी जो है वो कुछ अलग अलग से क्लॉज लगाए गए हैं, आपको कब कराना है, कैसे कराना है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं, प्रेगनेंसी एक्ट जो है वो एमटीपी एक्ट जो है ना बेटा वो 1971 में आ गया था, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि कब कराया जा सकता है। क्या 7 महीने की प्रेगनेंसी अचीव हो गई है, 8वां महीना चल रहा है और उस टाइम पे प्रेगनेंसी आप अबॉर्ट कर सकते हो? नहीं, ठीक है। तो कब करा सकते हैं? सेफ जो है वो 8 वीक तक आप जो है वो क्या करा सकते हैं, एमटीपी जो है वो आराम से फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर बेसिकली हम ले लेते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ है एमटीपी कराना, और तब आप एक डॉक्टर से कंसल्ट करके करा सकते हो, ठीक है। अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर पहुंच गया है तो उसमें फिर जो है आपको दो दो डॉक्टर का कंसल्ट लेना पड़ेगा, दोनों की रजामंदी के बाद ही एमटीपी कराना होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है उसके बाद एमटीपी अलाउड नहीं होता है। क्यों नहीं अलाउड होता है? क्योंकि उसके बाद अगर एमटीपी कराई गई तो बच्चे का तो पता नहीं, लेकिन मदर जो है उसका जान बहुत ही ज्यादा खतरे में हो जाता है, तो उस केस में फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद जो है इसको अलाउ नहीं किया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इसके बाद हम आ जाते हैं, ये हमने सब देख लिया। नेक्स्ट इसके बाद आपका क्या आ जाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है, बहुत सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, बैक्टीरिया से होते हैं, वायरस से होते हैं, प्रोटोजोआ से होते हैं। कौन कौन से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं बच्चे? तो गोनोरिया है, सिफिलिस है, एड्स है, जेनिटल हर्पेस है, हेपेटाइटिस है, ट्राइकोमोनियासिस है। गोनोरिया सिफिलिस बैक्टीरिया से होगा, एड्स जेनिटल हर्पेस हेपेटाइटिस बी ये वायरस है, एंड ट्राइकोमोनियासिस जो है ये प्रोटोजोअन्स है, ठीक है। इसमें सिम्टम्स क्या हो जाएगा? ईचिंग होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा, डिस्चार्ज होगा, इनफर्टिलिटी हो सकती है। प्रिवेंशन क्या है? सेफ सेक्स, यूज ऑफ कॉन्डम। अभी मैंने कहा था कि कॉन्डम बहुत बेहतरीन होता है। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अवॉइड मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, इसके लिए प्रिवेंशन है। एक और चीज है, इसमें से कौन सा डिजीज है जो कि क्योरेबल नहीं है? वो होता है एड्स, जेनिटल हर्पेस एंड हेपेटाइटिस बी। ये तीनों वायरल डिजीज है बच्चा, और ये क्योरेबल नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है आपका जो टॉपिक है दैट इज इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी मतलब कि कोई कपल चाह रहे हैं कि प्रेगनेंसी अचीव कर ले लेकिन वो नहीं हो पा रहा है, तो हम उनको इनफर्टाइल कहते हैं। लेकिन क्या कल की शादी हुई है और 2-3 महीने के बाद वो आ गए हैं हमारे पास, डॉक्टर्स के पास? हाँ बिल्कुल, आपके पास आएंगे इंशाल्लाह, है ना, जब आप डॉक्टर बन जाएंगे तब, कि क्या ये 2-3 महीने शादी को हुए हैं और फिर वो आ गए हैं, उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं बट प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो रही, तो क्या उस कपल को हम इनफर्टाइल कहेंगे? नहीं। कब कहेंगे हम इनफर्टाइल? कब हम उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे बेटा? तो इनफर्टाइल कहने के लिए होना क्या चाहिए कि प्रॉपर कॉपुलेशन जो है वो लगभग 2 सालों तक रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रखा है, उसके बावजूद भी वो कपल जो है वो प्रेगनेंसी को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तब हम कहते हैं वो जो है इनफर्टिलिटी। क्लियर है? इनफर्टिलिटी का टाइप क्या हो सकता है? प्राइमरी इनफर्टिलिटी हो सकती है, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हो सकती है। प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होगा बेटा? तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहने का मतलब है कि उस कपल के कभी कोई बच्चे नहीं हुए, है ना, ठीक है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी मतलब एक आध बच्चे तो हैं, और एक आध बच्चे हैं, जिंदा हैं, ये जरूरी नहीं है, मतलब जिंदा है या फिर उनकी डेथ हो गई है, या कभी मतलब उस कपल ने प्रेगनेंसी अचीव करी थी, चाहे वो उसको एमटीपी करा लिया हो, चाहे वो अबॉर्शन हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, बट कभी उन्होंने अचीव करी थी, और अब दोबारा जब वो चाह रहे हैं तो फेल हो जा रहा है, तो कंसीव नहीं कर पा रहे, तो हम उसको कहते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, ठीक है। कॉजेज क्या क्या है इनफर्टिलिटी का? तो दोनों फैक्टर हो सकता है बेटा, मेल फैक्टर हो सकता है, फीमेल फैक्टर हो सकती है, और दोनों का कॉम्बिनेशन मिला करके हो सकता है,
ठीक है, तो मेल फैक्टर में क्या हो सकता है, स्पर्म का काउंट कम हो, स्पर्म की मोटिलिटी सही नहीं हो, स्पर्म का मॉर्फोलॉजी सही नहीं हो, है ना, या फिर स्पर्म डक्ट में जो है ब्लॉकेज हो, या हार्मोन इम्बैलेंस हो, या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो, या बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो, स्मोक करता हो, अल्कोहल लेता हो, ठीक है, तो उस केस में मेल फैक्टर हो सकते हैं। फीमेल फैक्टर में क्या क्या हो जाएगा, ओव्यूलेशन नहीं हो, फैलोपियन ट्यूब जो मोस्ट कॉमन उसमें ब्लॉकेज हो, हार्मोन इम्बैलेंस हो, ठीक है, एंडोमेट्रियोसिस हो, यूटेराइन का एबनॉर्मेलिटी हो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो, एज रिलेटेड हो सकता है, मान लो कि बहुत ज्यादा एज हो गया है, मेनोपॉज होने के कंडीशन में है, तब फर्टिलिटी कहाँ से होगा, है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं अदर फैक्टर, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस हो सकता है, इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल हो सकता है, पुअर न्यूट्रिशन हो सकता है, इन्वायरमेंटल पॉपुलेशन हो सकता है, एंड जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। तो ये कुछ अदर फैक्टर्स हैं, ठीक है। डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं इनफर्टिलिटी का, तो फिजिकल एग्जामिनेशन, हार्मोनल टेस्ट, सीमेन एनालिसिस, अल्ट्रासाउंड, लैप्रोस्कोपी, ये सारी चीजें हैं, और इसमें दोनों ही पेरेंट को एग्जामिन किया जाता है, एक को करके नहीं छोड़ा जा सकता, ठीक। नेक्स्ट हम यहां पर आ जाते हैं ART। मान लेते हैं कि प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो रहा या इनफर्टिलिटी हो गई है, इनफर्टाइल है कपल, तो क्या वो कभी पेरेंट्स नहीं बन सकते, बन सकते हैं। तो मेडिकल सिस्टम ने क्या किया उनके लिए, तो यहां पर किया गया है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज को डेवलप, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ऐसे जो प्रेगनेंसी को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, इनफर्टिलिटी के शिकार हो गए हैं, है ना, उनको इस मेथड से हम कोशिश कर सकते हैं उनकी खुशियों को वापस लाने का, ठीक है। सो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज आर अ ग्रुप ऑफ मेडिकल टेक्निक यूज्ड टू हेल्प इनफर्टाइल कपल्स कंसीव अ चाइल्ड व्हेन नेचुरल मेथड फेल्स। ART involves handling of gamete or embryos outside the body or inside the reproductive tract under controlled condition. नीड क्यों है ART का, इंक्रीजिंग केस ऑफ इनफर्टिलिटी हम देख रहे हैं, स्पर्म काउंट जो है वो, स्पर्म की मोटिलिटी काउंट, ये सारी चीजें, कुछ भी फेलियर हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर आ जाते हैं कि ART जो है वो कितने टाइप का हो जाएगा, तो सबसे पहला हो जाता है, हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, तो पहला हो जाता है आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। पहला क्या हो जाता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब नाम से समझ में आ रहा है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। सो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में हम क्या करेंगे, इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है, स्पर्म की एंट्री कराना फीमेल की बॉडी में, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या कर दिया, स्पर्म की एंट्री फीमेल की बॉडी में करा दिया, बट नॉर्मली कॉपुलेशन के थ्रू जो होता है वैसे नहीं करा करके आर्टिफिशियली करा दिया, ये हो सकता है। इसके अलावा जो है ये और क्या हो सकता है, मान लेते हैं कि कोई कपल है और उसमें जो मेल है उनका स्पर्म काउंट जो है वो बहुत कम है, या सीमेन में स्पर्म है ही नहीं, लेट्स सपोज कि नहीं है सीमेन में स्पर्म। अब उस केस में क्या करना है, तो उस केस में उन कपल ने डिसाइड करा है कि ठीक है कोई बात नहीं, अब मेल का स्पर्म तो है ही नहीं लेकिन फीमेल का ओव्यूलेशन तो हो रहा है, फीमेल के पास एग तो प्रेजेंट है, तो हम ऐसा करते हैं डोनर का स्पर्म ले लेते हैं। सो डोनर का स्पर्म लिया, और फीमेल जो है उनकी फीमेल उनकी अपनी है ना, उन्होंने क्या किया, उस फीमेल की बॉडी में जो डोनर का स्पर्म है उसको इंसर्ट कर दिया गया। अब यहाँ पर डोनर के जो भी पहचान है उसको गुप्त रखा जाता है, उसको हम ऐसे डिस्क्लोज नहीं करते, तो ये भी आपके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि ये जो हमने आर्टिफिशियल स्पर्म की जो एंट्री कराई है, अब ये एंट्री हम कहाँ करा रहे हैं, दो जगह पर करा सकते हैं, एक या तो हमने डायरेक्टली सिर्फ वजाइना के अंदर इंसर्ट कर दिया, ठीक है, या फिर हम इसको कहाँ करा रहे हैं, यूटेरस के अंदर इंसर्ट करा रहे हैं, ठीक है। सो इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन जो है वो ज्यादा बेहतर होता है, कैथेटर के हेल्प से हम इसको कर देते हैं। दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका है तुम्हारा IVF है ना, IVF ET मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, IVF ET इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, एम्ब्रियो ट्रांसफर, ये ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखो इन विट्रो, विट्रो का मतलब बॉडी के बाहर है ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब हम बॉडी के बाहर क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन करने के बाद वो जाइगोट बना, जाइगोट के बाद वो एम्ब्रियो बना, अब उस एम्ब्रियो को हम उठा करके फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर करते रहे हैं, सो ये कहलाएगा IVF
ईटी। ये कब कराते हैं हम भाई? ये हम तब कराते हैं जब जो है फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम हो रहा है। सब सही है, फीमेल की बॉडी सही है, ओव्यूलेशन हो रहा है, स्पर्म ठीक है, स्पर्म का फॉर्मेशन भी हो रहा है ना, लेकिन कोई दिक्कत है, मान लो स्पर्म की मोटिलिटी नहीं है उतनी अच्छी, ठीक है, वो जा ही नहीं पा रहा है, वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। उस केस में हम क्या करते हैं, इजाकुलेशन कराते हैं मेल का और वहां से स्पर्म को ले लेते हैं एंड फीमेल का ओव्यूलेशन करा करके वहां से एग को रिलीज करा लेते हैं। टेस्ट ट्यूब में हमने दोनों का फर्टिलाइजेशन करा दिया, उसको डेवलप कर दिया और उसके बाद फिर हम बॉडी के अंदर जो है वो डाल दिया जाता है। सबसे पहला आईवीएफ जो है किया गया 25 जुलाई इन 1978 में, ठीक है। ये इंडिया में भी हुआ था, कब हुआ था पता है? 3 अक्टूबर 1978 में। कितना दिन का गैप है? बहुत कम दिनों का, है ना। इंडिया में इसको किसने किया था? डॉक्टर सुभाष मुखर्जी, ठीक है, लेकिन उनको नाम नहीं मिला, फिर बाद में उन्होंने सुसाइड कर लिया था। सो सैड। खैर चलो, तो यहाँ पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे थे आईवीएफ, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमने फर्टिलाइजेशन करा दिया, उसको एम्ब्रियो में डाल दिया, ठीक है। इसी को टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम कहा जाता है। फिर तो उसके बाद इसके अलावा और क्या होता है? तो इसके अलावा होता है जिफ्ट। अब ये जिफ्ट गिफ्ट जो है ये हमें पढ़ना है। जिफ्ट क्या है? जेड फॉर जाइगोट, तो जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। मतलब हम क्या कर रहे हैं इसमें? जाइगोट को ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन हमने बाहर करा लिया, जाइगोट को ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब हमने फर्टिलाइजेशन कहां कराया? बाहर कराया, ये ध्यान रखना है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन बाहर कराया, जाइगोट बनाया, अब उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। तो जब जिफ्ट होगा, फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो जो एम्ब्रियो है आपका, है ना, उसमें कितने सेल्स होंगे? 8 ब्लास्टोमेयर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसके अलावा आ जाता है आपका आईयूटी, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। हमने इसके पहले कहां देखा था? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में आईयूआई, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। आईयूआई और आईयूटी में फर्क है। आईयूआई क्या है? इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, मतलब हम उसमें यूटेरस में क्या डाल रहे हैं? स्पर्म की एंट्री करा रहे हैं, मतलब वहां पर फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। जबकि इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर कर रहे हैं, इसमें हम यूटेरस में डाल रहे हैं और क्या डाल रहे हैं? फर्टिलाइज करने के बाद, फर्टिलाइजेशन बाहर किया और उसके बाद उस जाइगोट को, उस एम्ब्रियो को हम फीमेल की बॉडी के यूटेरस में इम्प्लांट कर रहे हैं। सो इसको हम कहते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। और ये जो इसका साइज कितना होना चाहिए? 8 ब्लास्टोमेयर से ज्यादा होगा तब हम इसको यूटेरस के अंदर डालेंगे, और 8 ब्लास्टोमेयर तक होता है तो हम उसको फैलोपियन ट्यूब में डाल रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं गिफ्ट। गिफ्ट इज जी फॉर गैमेट। सो गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर हो रहा है, गैमेट हो रहा है, मतलब फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? अंदर, क्योंकि गैमेट डाल रहे हैं हम, है ना। सो गैमेट को हमने डाल दिया, ट्रांसफर करेंगे किसको डालेंगे? ट्रांसफर किसको करेंगे? स्पर्म को ट्रांसफर करेंगे फैलोपियन ट्यूब में एंड फिर फर्टिलाइजेशन अंदर होगा। इसके अलावा आ जाता है आईसीएसआई, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। साइटोप्लाज्म के अंदर हम स्पर्म का इंजेक्शन कर देते हैं, मतलब अ सिंगल हेल्दी स्पर्म इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द ओवम। यहाँ पर क्या किया जाता है? ओवम के अंदर डायरेक्टली ही डॉक्टर्स जो है वो स्पर्म को एंटर करा देते हैं। मान ली किसी के अंदर जो है स्पर्म की काउंट बहुत 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 कम है, तो हम वेस्ट नहीं करना चाहते, हम एक सिंगल स्पर्म, हेल्दी स्पर्म को सेलेक्ट करेंगे और उसको डॉक्टर्स जो है वो खुद ही ओवम के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये बहुत इफेक्टिव होता है मेल इनफर्टिलिटी के केस में, या फिर बहुत कम स्पर्म के काउंट है उस टाइम पे, ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हमने देख ही लिया है। नेक्स्ट इसके बाद हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, जैसे व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मेंशन इट्स इंपॉर्टेंस। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग इन ऑल मैटर्स रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इंश्योर हेल्दी रिप्रोडक्शन, प्रिवेंट एसटीडी, प्रमोट सेफ मदरहुड, हेल्प इन पॉपुलेशन कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। सो ये जो है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इज अ प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंप्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। ऑब्जेक्टिव क्या है? क्रिएट अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रोवाइड maternal and child health care, reduce maternal mortality rate, reduce infant mortality rate, promote family planning, prevent STD and RTI.
एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्स एजुकेशन। सो सेक्स एजुकेशन का इंपॉर्टेंस क्या हो गया बेटा? रिमूव्स मिथ एंड सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड्स स्पेसिफिक नॉलेज अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्यूबर्टी, कॉन्ट्रासेप्शन एंड एसटीडीज। ये रिमूव करेगा मिथ को एंड मिसकंसेप्शन को, प्रिवेंट करेगा टीनेज प्रेगनेंसी को, रिड्यूस करता है स्प्रेड ऑफ एसटीडीज, प्रमोट करता है रिस्पॉन्सिबल सेक्सुअल बिहेवियर। Next, what is population explosion? Population explosion है ना? Population explosion क्या है? Rapid increase in human population is called population explosion, and population growth rate इसमें आपको explain करना देना पड़ेगा, ठीक है? नेक्स्ट है व्हाट इज फैमिली प्लानिंग? फैमिली प्लानिंग रिफर्स टू द रेगुलेशन ऑफ नंबर एंड स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन। नेक्स्ट उसके बाद 5 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको ध्यान रखना है। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में पहले हमें क्या लिखना है? टेम्परेरी होगा एंड परमानेंट होगा। टेम्परेरी में नेचुरल होगा और आर्टिफिशियल होगा। नेचुरल में बैरियर होंगे, नेचुरल में तुम्हारा पीरियोडिक एब्सटिनेंस हो जाएगा, लैक्टेशनल एमेनोरिया हो जाएगा एंड विथड्रॉवल मेथड हो जाएगा, ठीक है? एंड आर्टिफिशियल में बैरियर हो जाएगा, आईयूडीज हो जाएगा, हार्मोन हो जाएंगे, इम्प्लांट हो जाएंगे, इंजेक्शंस हो जाएंगे एंड सर्जिकल मेथड हो जाएगा। व्हाट इज आईयूडी? अभी हमने बात कर लिया। व्हाट इज एमटीपी? भाई मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन द इंटेंशनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म अंडर मेडिकल सुपरविजन। सिग्निफिकेंस क्या? प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी, अवॉइड अनसेफ अबॉर्शन एंड लीगल इन इंडिया अप टू 20 वीक्स। ये मैक्सिमम तक जाता है बेटा, है ना? वैसे सेफ कब तक है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर, और मैक्सिमम हम कहां तक जा सकते हैं? सेकेंड ट्राइमेस्टर के साथ है। व्हाट आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? गिव एग्जांपल्स एंड प्रिवेंशन मेजर्स। सो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से होता है, एंड गोनोरिया है, सिफिलिस है, एड्स है, ट्राइकोमोनियासिस है, हेपेटाइटिस बी है ना? ये सारी चीजें हैं। प्रिवेंशन क्या है? सेफ सेक्स, यूज ऑफ कॉन्डम, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। डिफाइन इनफर्टिलिटी, तो 2 साल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बावजूद अगर कोई कपल अचीव नहीं कर पा रहे प्रेगनेंसी को, तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? इनफर्टिलिटी कहलाता है। एक्सप्लेन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, जो इनफर्टाइल कपल हैं उनके लिए ये बून है ना? और फिर क्या क्या एग्जांपल है इसके? आईवीएफ हो गया है, गिफ्ट हो गया, जिफ्ट हो गया, आईसीएसआई हो गया, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो गया, ये सारी चीजें हैं। गिफ्ट और जिफ्ट में आपको ध्यान रखना है, एक गैमेट ट्रांसफर कर रहा है, एक जाइगोट ट्रांसफर कर रहा है। जहां गैमेट ट्रांसफर हो रहा है वहां फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, जहां जाइगोट ट्रांसफर हो रहा है वहां फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, इन विट्रो होगा, ठीक है? ओके, दोनों ही कहाँ ट्रांसफर करेंगे? फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे होते हैं। व्हाई शुड एमटीपी अवॉइडेड फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन? बिल्कुल एमटीपी को अवॉइड करना चाहिए फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, क्योंकि क्या होता है? एक चीज होता है बच्चा, एमनियोसिंथेसिस, है ना? एमनियोसिंथेसिस जो है ये एक टेस्ट होता है जिसमें कि हम क्या कर रहे होते हैं? बच्चे के बारे में जान रहे होते हैं कि कहीं बच्चे को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली उस एमनियोसिंथेसिस टेस्ट के थ्रू बच्चे का क्या हो जाता है? जेंडर भी रिवील हो जाता है। और जैसे ही जेंडर रिवील हो गया और पता चला कि फीमेल कोई चाइल्ड है, सो उस केस में क्या किया जाता है कि लोग एमटीपी करा लेते हैं कुछ भी बहाना दे करके, है ना? इसीलिए एमटीपी को उस केसेस में अवॉइड करना होता है, ठीक है? तो फीमेल चाइल्ड को किल कर देना, ये जानबूझ करके कि फीमेल है इसलिए उसको किल कर देना है, दैट इज नोन एज फीमेल फीटिसाइड, ठीक है? और ये हमारे सेक्स रेशियो को इम्बैलेंस करता है। वो राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव: easily available, user friendly, no interference in sexual intercourse, इसके अलावा मिनिमल और जीरो साइड इफेक्ट, ये सारी चीजें। रिवर्सिबल होना चाहिए, चीप होना चाहिए। स्टेट द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। RCH program, free contraceptive, sex education, safe MTP services। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अब कुछ एमसीक्यूज की हम बात कर ले रहे हैं। सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ refers to what? Complete physical, mental and social well-being. Which program was launched to improve reproductive and child health in India? ये कौन है बेटा? ये है आपका RCH, है ना? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है? नेक्स्ट आ जाते हैं, विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट STD, दैट्स कॉन्डोम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉपर रिलीजिंग IUD? यहाँ पर देखो तो क्या है? यहाँ तो कॉपर टी है। नेक्स्ट है, लैक्टेशनल एमेनोरिया इज इफेक्टिव यूज टू
मैक्सिमम 6 मंथ तक हम देते हैं। नेक्स्ट है एमटीपी एक्ट इन इंडिया वाज पास्ड इन 1971। एमटीपी इज कंसिडर्ड सेफेस्ट ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मलेरिया नहीं है, टाइफॉइड नहीं है, एड्स है। इनफर्टिलिटी इज डिफाइंड एज फेलियर टू कंसीव आफ्टर 2 years बच्चे। टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक इज नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, है ना। सी which ART technique involves transfer of gamete gift? Vasectomy involves cutting of vasa deferens, which is a permanent method of contraception. Tubectomy, vasectomy ये होगा। Which hormone is mainly used in oral contraceptive pills? क्या लेते हैं हम? प्रोजेस्टेरॉन। Which method prevents implantation? IUD. Assertion reason में आ जाते हैं। Reproductive health program aim at population control. हाँ जी। They provide family planning and contraceptive services. बिल्कुल। Condom are considered ideal contraceptive. ओके हाँ। दे प्रिवेंट प्रेगनेंसी एज वेल एज एसटीडी। बिल्कुल बिल्कुल। एमटीपी शुड बी अवॉइडेड इन द लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। बिल्कुल सही है। लेट अबॉर्शन इंक्रीजेस रिस्क ऑफ मदर्स हेल्थ। बिल्कुल सही है। आईयूडीज इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। हाँ सही तो है। कॉपर आयन सप्रेस स्पर्म मोर्टेलिटी। दोनों सही है, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं सही हो गया है। ठीक है। लैक्टेशनल अमेनोरिया इज अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। हाँ जी। ओव्यूलेशन डज नॉट अकर ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेशन। बिल्कुल सही है। एआरटी टेक्निक हेल्प इन फर्टाइल कपल। हाँ। दे फैसिलिटेट फर्टिलाइजेशन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। बिल्कुल। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं फीमेल फिटिसाइड लीड टू इम्बैलेंस इन सेक्स रेशियो। हाँ। सेक्स डिटर्मिनेशन बिफोर बर्थ इज लीगल इन इंडिया। गलत बात, बिल्कुल नहीं, इंडिया ऐसा काम नहीं करता, ये लीगल नहीं है। ठीक है। सेक्स एजुकेशन प्रमोट्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ। yes, it removes myth and misconception. बिल्कुल सही है। Vasectomy does not affect sexual behavior. Okay, testosterone secretion remain unaffected. बिल्कुल। ICSI intracytoplasmic sperm insertion is useful in severe male infertility. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अ सिंगल स्पर्म इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द ओवम। हाँ जी। अब हम बात करते हैं पीवाईक्यू के कि हमने अभी तक जितने क्वेश्चंस किए, क्या वो पीवाईक्यू में आए हुए थे? डिफाइन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, पहला ही क्वेश्चन बिल्कुल कर लिया हमने। व्हाट इज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ये भी देखो 2018 में आया हुआ, हमने कर लिया। नेक्स्ट इसके बाद लिस्ट डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव हमने किया ना। नेक्स्ट उसके बाद व्हाई इज एमटीपी लीगलाइज्ड इन इंडिया, क्यों किया गया है भाई? क्योंकि लोग तो वैसे भी चिपचिपा के कर रहे थे भाई झोला छाप डॉक्टर से, है ना। स्टेट द कंडीशन अंडर विच एमटीपी इज लीगली परमिटेड इन इंडिया। ओके नेक्स्ट आ जाते हैं, क्या है इसका आंसर बेटा? एमटीपी इज अलाउड व्हेन प्रेगनेंसी threatens mother's life, pregnancy is due to rape, fetus have severe abnormalities in सारे cases में। What are sexually transmitted disease? Name any two and give one preventive measures. So STD are diseases transmitted through sexual contact. क्या क्या diseases हैं? Gonorrhea है, AIDS है, prevention है, use of condom। ठीक है। एंड और भी चीजें हैं, मल्टीपल सेक्स पार्टनर नहीं रखना है। डिफाइन इनफर्टिलिटी, मेंशन इट्स कॉजेस। इनफर्टिलिटी ये हमने बात कर लिया। आईवीएफ हमने कर लिया। एंड डिफरेंशिएट बिटवीन गिफ्ट गिफ्ट ये भी देख लिया है। और क्या होना चाहिए एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, हाँ ये भी हमने बात कर लिया। सो विद दिस हमने कंप्लीट कर लिया है ये चैप्टर। एंड अब इसके बाद कौन सा चैप्टर हमें स्टार्ट करना है, इसका आंसर आप करोगे मुझे। थैंक यू सो मच।